बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। चलो भाई, सब तैयार हो ना? इमरान ने आते ही पूछा। हम सब तो तैयार ही हैं, बस आपका ही इंतज़ार हो रहा था, मारिया ने गुस्से से कहा। तो चलो खड़े क्यों हो दोस्तों? इमरान ने आगे चलते हुए कहा। फिर बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। अभी वो थोड़ा ही आगे गए होंगे कि एक बस उनके पास आकर रुक गई। वो सब बस में सवार हो गए। बस 1 घंटे के बाद एक जंगल के करीब जाकर रुक गई। सब दोस्त बस से उतरने लगे। अरे, किराया कौन अदा करेगा? शाज़ेब ने बस से उतरते हुए कहा। तुम और कौन? इमरान ने पीछे मुड़कर कहा। सब दोस्तों ने पीछे मुड़कर कहा। सब दोस्त ही अब उतर चुके थे। शाज़ेब ने भी किराया अदा किया और बस बाहर आ गए और बस आगे चलने लगी और ये लोग जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल बहुत खूबसूरत होगा, शाज़ेब ने जंगल में दाखिल होते हुए कहा। फिर सब दोस्त जंगल में दाखिल हो गए। वो जंगल में आगे ही आगे चले जा रहे थे। वो 8 दोस्त थे, 4 लड़के और 4 लड़कियां। लड़कों के नाम शाज़ेब, वासिफ, आरिफ और इमरान, जबकि लड़कियों के नाम मारिया, हुमा, सहरिश और कमल हैं। वो जंगल में चलते ही जा रहे थे। कितना खूबसूरत जंगल है, ऐसा लगता है जैसे कोई वादी हो, वासिफ ने कमल से कहा। इस जंगल के जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे, हुमा ने कमल और वासिफ को देखते हुए कहा। वैसे भी वासिफ को जंगली बिल्ली देखने का बहुत शौक है, जंगली बिल्ली का दीदार भी करेगा, शाज़ेब ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है शाज़ेब? सहरिश ने शाज़ेब से पूछा। क्या मतलब? शाज़ेब ने सहरिश की तरफ देखकर पूछा। मेरा मतलब है कि क्या तुम इस बात पर यकीन रखते हो कि ऐसी कब्र है इस इलाके में जिससे आवाज़ आती होगी? सहरिश ने कहा। हो सकता है, शाज़ेब ने मुस्तसन कहा। वो सब बातें करते जा रहे थे। आरिफ सबसे आगे आगे चल रहा था। आरिफ सबसे ज्यादा डरपोक था। आज तो डरपोक साहिब आगे आगे चल रहे हैं, हैरत है, कमल ने कहा। आरिफ एक बड़े दरख्त के नीचे जाकर रुक गया और कहा, वाओ, ये दरख्त तो बहुत बड़ा है। आरिफ ने दरख्त की तरफ देखते हुए कहा। अब ऐसे बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर काली काली चुड़ैलें भी होती हैं, वासिफ ने आरिफ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वैसे इतना बड़ा दरख्त मैंने आज तक नहीं देखा, हुमा ने दरख्त के पास आकर कहा। अबे चलो, वासिफ ने आगे चलते हुए कहा। हुमा भी आगे चल दी। आरिफ दरख्त को हाथ लगाकर देख रहा था। उसके ऊपर कंधे पर एक काला सांप आकर गिरा। आरिफ ने एक जोर से चीख मारी और सांप को दूर फेंक दिया। बाकी सब दोस्त हंसने लगे। शाज़ेब ने आरिफ के ऊपर वो सांप फेंका था और फिर उसने वो उठा के अपनी जेब में डाल दिया। अब आरिफ बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए सबके साथ साथ चलने लगा। वो सब बातें करते हुए जंगल में आगे ही आगे चले जा रहे थे कि किसी के रोने की आवाज़ हर तरफ गूंजने लगी। ये आवाज़ कैसी है? मारिया ने बेताब होकर कहा। लगता है कोई मुसीबत पे है, आरिफ ने रुक कर कहा। कौन हो सकता है इस जंगल में? इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा और सबसे आगे आगे चलने लगा। रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो सब आगे ही आगे चलने लगे और रोने की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें दूर से एक शख्स दरख्त के नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया। जब वो उसके करीब पहुंचे तो वो एक बूढ़ा था। उसके मट्टी से बड़े हुए लंबे लंबे बाल और जिस्म पर मैला सा सूट था। एक पल के लिए तो सब उसे देखकर डर गए। वो बूढ़ा एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ सर झुकाए रो रहा था। वो शक्ल से 80-90 साल का बूढ़ा लग रहा था। उसके रोने की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि लगता था कोई 15-20 साल का लड़का रो रहा हो। कौन है आप? शाज़ेब ने बड़ी मुश्किल से पूछा। बूढ़े ने रोना बंद कर दिया और ऊपर सर उठाकर देखा। उसकी मोटी और सुर्ख आंखें देखकर सभी डर गए। वो बूढ़ा गौर गौर से उन्हें देख रहा था। कौन है आप बाबा जी? शाज़ेब ने दोबारा पूछा। बैठो बेटा, उस बूढ़े ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। सब लोग जहां खड़े थे वहीं बैठ गए। बेटा, मेरा नाम नवाज है और मैं काफ़ी अरसे से इस जंगल में भटक रहा हूँ। कहाँ जाना है बाबा जी आपने? इमरान ने पूछा। बेटा, इस जंगल के आखिर में एक सहरा है और सहरा पार करने के बाद एक कब्रिस्तान आता है, मुझे वहीं जाना है, बूढ़े ने बताया। लेकिन बाबा, आपका कब्रिस्तान में क्या काम है? वासिफ ने बूढ़े से पूछा। बेटा, वहाँ मेरा घर है, मैंने वहीं जाना है, बूढ़े ने कहा। कब्रिस्तान में घर होते हैं?
वासिफ ने बड़ी हैरानगी से पूछा। जी जी, कब्रिस्तान में घर होते हैं, मेरा घर भी वही है। कब्रिस्तान में घर होते हैं? सहरिश ने हैरान होकर पूछा। बेटा, कब्रिस्तान में घर होते हैं, इसमें हैरानगी वाली कोई बात नहीं। क्या आपको घर वालों ने तलाश नहीं किया? बाबा जी, शाहजेब ने पूछा। बेटा, मैं इस दुनिया में अकेला ही रहता हूँ। एक बीवी थी जो इस दुनिया में नहीं रही, और मेरी कोई औलाद भी नहीं है। बूढ़े ने मायूसी से कहा। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। हुमा ने अफसोस करते हुए कहा। बेटा, तुम सब लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम सब कहाँ जा रहे हो? बूढ़े ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा। बाबा जी, हमें एक कब्र की तलाश है जो इसी इलाके में वाक़ है। उस कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र है जिससे आवाज़ आती है, कब्र से आवाज़ आती है कि ए बंदे, अपने घर में आ जा, मुझे तेरा इंतज़ार है। आरिफ ने बूढ़े को तफसील बताई। अरे बेटा, वही कब्र तो इसी कब्रिस्तान में है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ। बूढ़े ने कहा। फिर तो हमारी मंजिल करीब है, मारिया ने खुश होकर कहा। अब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, वासिफ ने भी खुश होकर कहा। इंशाल्लाह हम आज ही इस जंगल से निकल जाएंगे, सहरिश ने कहा। लेकिन बेटा, मैं तो काफ़ी अरसे से इस जंगल में भटक रहा हूँ, लेकिन ये जंगल तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। बूढ़े ने मायूस होकर कहा। आप फिक्र ना करें बाबा जी, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह जल्द ही हम इस जंगल में बाहर होंगे, इमरान ने बूढ़े को तसल्ली देते हुए कहा। हाँ, अगर तू मेरे साथ हुए तो मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। बूढ़े ने इमरान की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा। हम आपके साथ हैं बाबा जी, हुमा ने कहा तो बूढ़े के चेहरे पर पुरअसरार मुस्कुराहट फैल गई। फिर सब दोस्तों ने अपने अपने बैगों से खाना निकाला और खाना खाने लगे। उन्होंने बूढ़े को भी खाना खाने को कहा, लेकिन बूढ़े ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो बूढ़ा है और शहरी खाने नहीं खाता, बल्कि जंगल के फल खाता है। वो ये कहकर वो बूढ़ा उठा और जंगल में एक तरफ को चला गया और वो सब दोस्त खाना खाने लगे। उन्होंने बूढ़े को भी खाना खाने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा वापस आया तो उसके हाथ में कुछ फल थे। उसने वो सब फल सब दोस्तों को दिए और खुद एक तरफ बैठ गया। वो बूढ़ा गहरी नजरों से सब दोस्तों को देख रहा था। जब सबने फल खाए तो उन्हें बहुत मजा आया, क्योंकि फल बहुत मजेदार थे। उन्होंने इतने मजेदार फल आज तक नहीं खाए थे। फिर उन्होंने अपना सामान बैगों में रखा और आगे चल पड़े। वो बूढ़ा भी उनके साथ चलते चलते रात हो गई और जंगल से जानवरों की खौफनाक आवाज़ें आने लगी और परिंदे दरख्तों के इर्द गिर्द घूमने लगे। अब हमें रात यहीं गुजारनी होगी, शाहजेब ने अपना बैग एक जगह रखते हुए कहा। नहीं बेटा, यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा है। यहाँ से थोड़ी दूर एक गार है, हमें वहाँ जाना चाहिए, बूढ़े ने शाहजेब की तरफ देखते हुए कहा। सब दोस्तों ने बूढ़े की बात से इत्तेफाक किया और आगे चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद वो गार में पहुंचे। सबने अपने बैग एक तरफ रखे और बैठकर बातें करने लगे, और वो बूढ़ा गार से बाहर खड़ा एक तरफ देख रहा था। वो सब गार में बैठकर बातें कर रहे थे कि वो बूढ़ा गार में दाखिल हुआ। बेटा, वो सामने जो तालाब है वहां रात को भूल कर भी मत जाना, बूढ़े ने आते ही कहा। क्यों बाबा जी? वासिफ ने पूछा। वो इसलिए कि वो खून का तालाब है। बज़ाहिर तो वहाँ पानी नजर आता है, लेकिन वहाँ खून ही खून है, और अगर कोई रात को वहाँ जाए तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, बूढ़े ने कहा और गार से निकल गया। ये बूढ़ा मुझे कोई भूत लगता है, मारिया ने कहा। मुझे भी, इमरान ने मारिया की तरफ देखते हुए कहा, और फिर सभी सो गए। रात के किसी पहर हुमा की प्यास की वजह से आंख खुल गई। हुमा ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली तो उसमें पानी नहीं था। हुमा ने आरिफ को जगाया और पानी मांगा। आरिफ की बोतल भी खाली थी। फिर उन्होंने सब दोस्तों की बोतलें देखी तो सबकी सब बोतलें खाली थी। अब क्या करें? आरिफ ने परेशान होते हुए कहा। ऐसा करते हैं कि जो सामने तालाब है वहां से पानी ले आते हैं, क्या वहां तो खून है? आरिफ ने पीछे हटते हुए कहा। अरे तुम भी उस बुड्ढे की बातों में आ गए, हुमा ने कहा और आरिफ का बाजू पकड़कर उसे गार से बाहर ले आई। गार से बाहर चांद की रोशनी फैली हुई थी। गार से थोड़े फासले पर वो बूढ़ा एक बड़े से दरख्त पर सो रहा था। दोनों ने एक नज़र उस बूढ़े की तरफ देखा और फिर तालाब की तरफ चल पड़े, और बूढ़े ने अपनी आंखें खोली। हुमा और आरिफ तालाब के पास खड़े थे। हुमा अपनी बोतल में पानी डालने लगी। देखा, ये पानी है, खून नहीं। वो बूढ़ा झूठ बोल रहा था। हुमा ने पानी की बोतल में पानी डालते हुए कहा। चलो भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, आरिफ ने इधर उधर देखते हुए कहा। हुमा ने पानी की बोतल भरी। जब वो दोनों पीछे मुड़े तो आगे बूढ़ा खड़ा था। सब आप, आरिफ ने चौंक कर कहा, और बूढ़े के मुंह से एक कहकहा बुलंद हुआ। हुमा के हाथ से बोतल नीचे गिर गई। भागो आरिफ,
हुमा ने चीख कर कहा। आरिफ और हुमा भागने लगे। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे, बूढ़े ने कहा, और साथ ही बूढ़े के हाथ लंबे होने लगे। अब बूढ़े के हाथ हुमा और आरिफ के करीब पहुंच चुके थे। फिर बूढ़े के हाथों ने आरिफ और हुमा के पांव पकड़ लिए और दोनों को घसीटते हुए तालाब के पास ले गया। हुमा के गले से लॉकेट नीचे गिर गया था। फिर बूढ़े ने आरिफ और हुमा को तालाब में गिरा दिया। माफ़ करना दोस्तों, बूढ़े ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। वो दोनों तालाब में डूब चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों के ढांचे तालाब के पानी में तैरते हुए दिखाई देने लगे और बूढ़ा जोर जोर से कहकहे लगाने लगा। सुबह मारिया की आंख खुली तो उसने देखा कि हुमा अपनी जगह पर नहीं है। उसने सहरिश और कंवल को भी जगा दिया। जब वो तीनों लड़कों के पास आई तो आरिफ भी अपनी जगह से गायब था। फिर उन्होंने शाहजेब, इमरान और वासिफ को भी जगा दिया। वो तीनों भी उठकर बैठ गए। अरे क्या हुआ है, इतनी सुबह सुबह क्यों जगा दिया? शाहजेब ने आंखें मलते हुए कहा। वो हुमा और आरिफ यहाँ नहीं है, सहरिश ने परेशान होकर कहा। अरे हो सकता है कि वो बाहर घूमने गए हों, इमरान ने कहा, और फिर इन दोनों का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा गार में दाखिल हुआ और एक तरफ बैठ गया। अरे दोस्तों, आपके बाकी दोस्त कहाँ हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो बाहर गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे, वासिफ ने बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा, और बूढ़े के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। काफी देर तक वो आरिफ और हुमा का इंतजार करने लगे, लेकिन वो ना आए। वो इस दुनिया में होते तो आते। मेरे ख्याल में हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, उनको तलाश करना चाहिए, शाहजेब ने उठते हुए कहा, और सब दोस्त और बूढ़ा बाहर निकल आए। बाहर सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। काफी देर तक वो सब हुमा और आरिफ को इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन वो ना मिले। हमें उस तालाब की तरफ जाकर उन्हें देखना चाहिए, हो सकता है वो वहां हों, कमल ने तालाब की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब वो तालाब के पास पहुंचे तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सब होंकू की तरह तालाब में देखने लगे। मैंने मना भी किया था कि उस तालाब की तरफ कोई भी ना जाए। ये तालाब खूनी है, लेकिन मेरी किसी ने भी ना मानी। बूढ़े ने इन दोनों के ढांचों को देखते हुए कहा। हुमा और आरिफ के ढांचे तालाब के ऊपर ही तैर रहे थे। ये लॉकेट तो हुमा का है, कंवल ने लॉकेट उठाकर कहा, और ये बोतल भी हुमा की है, सैरिश ने तालाब के पास गिरी हुई बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुमने इन दोनों को मारा है ना? इमरान ने बूढ़े के गिरबान से उसको पकड़ कर कहा। नहीं, मैंने नहीं मारा, मैं तो रात को सो रहा था, मुझे क्या पता ये कब यहाँ आए, बूढ़े ने परेशान होकर कहा। छोड़ दे इसे, शाहजेब ने बूढ़े का गिरबान इमरान के हाथों से छुड़ाते हुए कहा। अब इन डांचों को तो तालाब से बाहर निकालो, सहरिश ने रोकर कहा। नहीं, अगर कोई इनके डांचों को तालाब से बाहर निकालेगा तो वो खुद भी तालाब की नजर हो जाएगा, बूढ़े ने सहरिश की तरफ देखकर कहा। इन लोगों ने बूढ़े की बात मान ली और इन डांचों को वहीं छोड़कर वापस चल दिए। वो बूढ़ा भी इनके साथ साथ चलते चलते वो जंगल खत्म हुआ और सहरा आ गया। शाम का वक्त था, सबने खाना खाया और बूढ़े को भी दिया। फिर वो सब बातें करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता रात हो गई। उन्होंने अपना सामान एक जगह रखा और सो गए। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और वो बूढ़ा इनसे थोड़े फासले पर बैठा था और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो कुछ देर तक इनको गौर से देखता रहा और फिर सो गया। रात के किसी पहर इमरान की आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गया। उसकी नज़र थोड़े फासले पर सोए हुए बूढ़े पर पड़ी तो इमरान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। इमरान ने अपने दोस्तों को देखा जो गहरी नींद सो रहे थे। इमरान खामोशी से उठा और बूढ़े के पास जा पहुंचा। इमरान ने अपने दोनों हाथ बूढ़े की गर्दन की तरफ बढ़ाए। अब भी उसके हाथ बूढ़े की गर्दन से दूर ही थे कि बूढ़े ने अपनी आंखें खोल दी। इमरान ने डरकर हाथ पीछे कर दिए। मारना चाहता है तू मुझे? बूढ़े ने गुस्से से कहा। क्यों मारना चाहता है? हाँ, मैं मारना चाहता हूँ तुझे, इमरान ने बूढ़े की आंखों में देखते हुए कहा। क्यों मारना चाहता है मुझे? उसने एक बार फिर अपना फिक्रा दोहराया। मैं तुमसे अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि उनको किसी और ने नहीं बल्कि तूने मारा है। मैं तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ देख सकता हूँ। बूढ़े ने एक फलक शगाफ क्या कहा लगाया। हुमा और आरिफ को तुमने ही मारा है ना? इमरान ने गुस्से से पूछा। हाँ, मैंने ही तुम्हारे दोस्तों को मारा है, बूढ़े ने गुस्से से कहा। मगर क्यों? इमरान ने चीख कर कहा। अपना मकसद पूरा करने के लिए, बूढ़े ने भी चीख कर कहा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये कहकर इमरान ने गुस्से से बूढ़े के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। बूढ़े ने गुस्से से इमरान की तरफ देखा। इमरान ने दूसरा थप्पड़ बूढ़े को मारना चाहा। बूढ़े ने इमरान का हाथ पकड़ लिया। इमरान ने उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उस बूढ़े हाथों में इतनी ताकत आ गई थी कि इमरान का अपना हाथ हिल ना सका। बूढ़े की आंखें सुर्ख अंगारों की तरह हो चुकी थी। वो अपनी सुर्ख आंखों से इमरान को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक वहशत थी। कोई भी उसकी आंखों को देख लेता तो अपनी आंखें झुका लेता, लेकिन इमरान उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता जा रहा था। इमरान को गुस्सा बहुत आ रहा था। वो चाहता था कि बूढ़ा किसी तरह उसका हाथ छोड़ दे, क्योंकि वो जितना जोर लगा रहा था
बूढ़े की गिरफ्त उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। जब उसकी कोई पेश ना गई तो उसने दूसरे हाथ से बूढ़े को थप्पड़ मारना चाहा तो बूढ़े ने इमरान का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। बूढ़े ने मुंह खोला तो उसकी जुबान बाहर आई और इमरान की गर्दन के गिर्द लिपट गई। इमरान की आंखें बाहर आने लगी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसकी आवाज़ हलक में अटक कर रह गई और फिर धीरे धीरे इमरान की आंखें बंद होने लगी। वो बिल्कुल बेसुध हो गया। उसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए। वो मर गया था। उसके जिस्म से जान निकल गई थी। बूढ़े की लंबी जुबान उसकी मौत का फंदा बन गई थी। जब वो मर गया तब बूढ़े की जुबान उसकी गर्दन से उतरने लगी और अपने मुंह में आ गई। फिर बूढ़े ने कुछ पढ़कर इमरान पर फूंका तो वो दूर जा गिरा और उसका जिस्म सहरा में धंसता चला गया। उसका सारा जिस्म सहरा में धंस चुका था, सिर्फ उसका सर बाहर रह गया था। सुबह शाहजेब की आंख खुली तो उसने इमरान को अपनी जगह ना पाया तो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे दूर सहरा में भी वो नजर ना आया। सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। शाहजेब अपनी जगह से उठा और एक तरफ को चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसका पाँव किसी चीज से टकराया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। जिस चीज से उसका पाँव टकराया था उसने उस तरफ देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर वासिफ, कंवल, मारिया और सहरिश जाग गई और वो बूढ़ा भी उठ गया। वो सब भागकर शाहजेब के पास आए। जिस चीज से शाहजेब का पाँव टकराया था वो इमरान का सर था। सब इमरान को इस हालत में देखकर रोने लगे। काफ़ी देर तक रोने के बाद शाहजेब और वासिफ ने वहां से रेत हटानी चाही तो इमरान का सर भी रेत में दस्ता चला गया। शाहजेब और वासिफ ने वहां से बहुत ज़्यादा रेत हटाई लेकिन इमरान का नामो निशान तक ना था। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, बूढ़े ने कहा। नहीं, हम नहीं जाएंगे जब तक हम अपने दोस्तों की मौत का बदला नहीं लेते। हम यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे, मारिया ने रोते हुए कहा। अचानक ही मारिया को ऐसे लगा जैसे वो सहरा में दस्ती जा रही है। मुझे यहाँ से निकालो, मारिया ने चीख कर कहा। उन सब ने मारिया की तरफ देखा तो खौफ से काम कर रह गई क्योंकि वो रेत के अंदर दस्ती जा रही थी। वो तेजी से उसके गिर्द से रेत हटाने लगे लेकिन मारिया मुसलसल रेत के अंदर दस्ती चली जा रही थी और पीछे बूढ़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब मारिया का सिर्फ सर ही रेत से बाहर रह गया था और बाकी सारा जिस्म रेत में दस चुका था। तुम सब यहाँ से चले जाओ, ये मौत का सहरा है, मारिया ने इतना ही कहा और साथ ही उसकी रूह जिस्म से गायब हो गई। शाहजेब ने मारिया को वहां से निकालने की कोशिश की तो उसका सर भी सहरा में दस गया। वो पूरी की पूरी सहरा में दस गई थी। इन सब के चेहरों पर खौफ की परछाइयां नुमायां होने लगी। जुबानों ने बोलना बंद कर दिया था। काफी देर तक वहां गहरा सकूत छाया रहा। फिर शाहजेब ने कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ये मौत का सहरा है, किसी की भी जान ले सकता है, वासिफ ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। शाहजेब, सहरिश, कंवल भी उठ खड़े हुए और बूढ़ा भी उनके आगे आगे चलने लगा और वो सब भी उसके पीछे चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वो सहरा से बाहर आ गए। सहरा खत्म हुआ तो कब्रिस्तान शुरू हो गया। आप सब और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गए। आपको कब्र की तलाश थी और मुझे ज़रूरत, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कब्र कहाँ है? सहरिश ने पूछा। आओ मेरे साथ, बूढ़े ने कहा। वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। वो चारों भी उसके पीछे चल पड़े। बूढ़ा एक कब्र के पास रुककर बोला, यही वो कब्र है जिससे आवाज़ आती है। बूढ़े ने कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा। अचानक ही कब्र से आवाज़ उभरी, ए बंदे, अपने घर में आ जा, मुझे तेरा इंतज़ार है। वो चारों ये आवाज़ सुनकर हैरान रह गए। मेरी बात तू गौर से सुनो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, बूढ़े ने कहा। तो वो चारों बूढ़े की तरफ मतवज्जे हुए। आपको कब्र की तलाश थी, आज से आपकी तलाश खत्म हुई। मुझे भी इसी कब्र की जरूरत थी। माफ़ करना दोस्तों, मैंने ही तुम्हारे दोस्तों की जान ली है। ये कब्र मेरा घर है और रोज़ाना मुझे बुलाती है क्योंकि मैं 100 साल पहले मर चुका हूँ। लेकिन मैं 100 साल से इस जंगल में भटक रहा था। जब तक मैं 4 आदमी को मार न लेता तब तक मैं जंगल में भटकता रहता। मैंने आपके चारों दोस्तों को मारकर अपना मकसद हासिल कर लिया है। मुझे माफ़ करना, मैंने अपने घर तक पहुंचने के लिए तुम्हारे दोस्तों को मार दिया, बूढ़े ने उन्हें बताया। अचानक ही कब्र फटी और बूढ़े ने कब्र में छलांग लगा दी और कब्र दोबारा से बंद हो गई। वो सख्ते के आलम में एक दूसरे को देखते जा रहे थे। किसी में भी हिम्मत न थी कि वो कुछ बोल सके। उनके चेहरों पर खौफ छाया हुआ था। यूं लग रहा था जैसे वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। उनको हकीकत मालूम हो गया था कि एक मरा हुआ इंसान उनके साथ रह रहा था और वो मरा हुआ इंसान ही उनकी मौत बना हुआ था। आज उनकी तलाश खत्म हो गई थी। वो जिस कब्र को तलाश करने आए थे उस तक पहुंच गए थे, लेकिन अपने प्यारों को खोकर। वो चारों कुछ देर तक कब्र को देखते रहे, फिर अपने दोस्तों की याद दिल में लिए हुए अपने घरों की तरफ रवाना हो गए।